दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। आज हम पढ़ेंगे NCERT की क्लास 6 की जियोग्राफी की बुक, यानी कि कक्षा 6 के भूगोल विषय में जितने भी चैप्टर दिए होंगे हम उनका एक ही वीडियो के अंदर पूरा डिस्कशन करेंगे। और उन सारे चैप्टर्स में जितने भी छोटे बड़े फैक्ट्स हैं, यानी कि जो भी फैक्ट्स आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो सारे फैक्ट्स एकदम डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। चूँकि हम कक्षा छठी के भूगोल विषय के सारे चैप्टर्स का डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं। परिवार है, उसमें पृथ्वी की स्थिति क्या है। तो इसमें जितने भी फैक्ट्स आपकी बुक में दिए होंगे, क्लास 6 के बुक में, हमने बस उन्हीं फैक्ट्स को इस नोट्स में लिखा है। तो ऐसा होगा कि कुछ फैक्ट्स आपसे छूट जाएंगे, तो वो हो सके नेक्स्ट क्लास की किताबों में मिल जाएंगे आपको। तो पहला फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आर्यभट्ट जो थे वो एक खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो थे वो खगोल शास्त्री थे। और पूरा चांद पूर्णिमा के दिन दिखता है, यानी जब पूरा गोल चांद दिखता है तो उस दिन को पूर्णिमा होती है। और पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद अमावस्या होती है। यानी कि ये भी एक फैक्ट था कि पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखाई देता है, उसके 15 दिन बाद अमावस्या होती है, जिस दिन चांद दिखाई नहीं देता है। अब देखिए अगला फैक्ट है, तारों के विभिन्न समूह जो हैं वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तारों के विभिन्न समूह। और नक्षत्र मंडल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अर्सा मेजर और बिग बियर। ये नक्षत्र मंडल के उदाहरण है, अर्सा मेजर और बिग बियर। और ये जो अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल है, उसी में सप्तर्षि तारे आते हैं। अब सप्तर्षि तारे क्या होती हैं? सप्तर्षि तारे तारों के 7 तारों का एक समूह होता है, जो कुछ इस तरह से एक क्रम में, मतलब 7 तारे रहते हैं। अब उनमें जो 2 तारे हैं, उनको 2 तारों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, अगर उस रेखा को हम आगे बढ़ाएं तो उत्तर दिशा में एक बहुत ही चमकीला तारा दिखाई देगा, और उस तारे का नाम है ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारे से हम उत्तर दिशा की स्थिति भी जान सकते हैं, और सप्तर्षि की मदद से हम ध्रुव तारा भी देख सकते हैं। तो सप्तर्षि 7 तारों का एक समूह है। अब बात की हमने सौर मंडल की, यानी सोलर सिस्टम की। तो यहाँ पर जो सोल शब्द है, सोलर में जो सोल शब्द है वो आया है सूर्यदेव के लिए, वो हम इस्तेमाल करते हैं सूर्यदेव के लिए। और सौर का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, यानी सोलर सिस्टम में जो सोल शब्द है वो सूर्यदेव के लिए है। अगला फैक्ट है कि जो ग्रह हैं, ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं या सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह की जो इंग्लिश है प्लैनेट शब्द आया कहाँ से है? प्लैनेट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई से आया है, और प्लैनेटाई का अर्थ है परिभ्रमक, यानी चारों तरफ चक्कर लगाने वाला। तो प्लैनेटाई शब्द से बना है प्लैनेट शब्द, और प्लैनेट वे होते हैं जो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं। अब जो सूर्य है अपना, सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। पहले 9 थे, अब 8 हैं। तो 8 ग्रह जो चक्कर लगाते हैं, देख लेते हैं किस क्रम में है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब ये जो मंगल और बृहस्पति है, उनके बीच में क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी है, यानी इस पट्टी में छोटे छोटे कई ग्रह, क्षुद्र ग्रह इस पट्टी में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। अब सूर्य की परिक्रमा जो करते हैं ग्रह, उनका परिक्रमण काल कितना होता है, यानी वो एक चक्कर कितने देर में लगाते हैं। तो जो ग्रह सूर्य के निकट होगा उसको सबसे कम दूरी चलनी पड़ेगी, जो सूर्य से और दूर होगा उसको और दूरी तय करनी पड़ेगी। इसी हिसाब से इनका परिक्रमण काल भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो अगर हम परिक्रमण काल की बात करें तो यहाँ पर बुध 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, शुक्र 255 दिन में, पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में, मंगल 687 दिन में। और यहाँ पर हम देख लें कि बृहस्पति जो है वो 11 वर्ष 11 माह में, और शनि 29 साल 5 माह में, और अरुण 84 वर्ष में, और वरुण 164 वर्ष में। ये ध्यान देने वाली बात है कि सारे ग्रह अपनी एक परिक्रमा सूर्य की कितने दिन में पूरी करते हैं।
अब पृथ्वी से जो सूर्य की औसत दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूर्य पृथ्वी से स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में 2003 UB 313 साइरस, प्लूटो, इनको बौने ग्रह घोषित कर दिया। पहले प्लूटो ग्रह हुआ करता था, अब 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इन सारे ग्रहों को बौने ग्रह का नाम दे दिया। तो ये ग्रहों की सूची से प्लूटो हट गया। अब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो वो लगाती है 27 दिन में, और लगभग इतने ही दिन में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाती है। अब यहाँ पर देखिए, हमने बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी आती है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछा भी है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किन किन ग्रहों के बीच में आती है। उल्कापिंड, उल्कापिंड क्या होते हैं? तो जो सूर्य का चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं उल्कापिंड। अब देख लेते हैं कि पृथ्वी की अवस्थिति किस तरह से है। तो जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, उसमें कई आकाशगंगाएं हैं। उसमें जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे, और इस मिल्की वे में जो हमारी पृथ्वी है वो स्थित है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। अब हम देखते हैं ग्लोब के बारे में। तो पहली बात जानते हैं कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब पृथ्वी का ही एक निरूपण है, यानी कि छोटी आकृति में एक पृथ्वी ही है ग्लोब। तो अगर हम पृथ्वी की कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं बाह्य संरचना में, तो हम ग्लोब की मदद से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्लोब में जो है वो पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, एकदम बीचों बीच। तो वो रेखा कहलाती है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, या फिर इसी को कहते हैं विषुवत वृत्त, क्योंकि यह पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे खींची गई है, तो इसे कहते हैं विषुवत वृत्त। और विषुवत वृत्त के ऊपर यानी उत्तर में 23.5 डिग्री पर एक और रेखा खींची गई है, उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण यानी नीचे एक रेखा खींची गई, उसे कहते हैं हम मकर रेखा। ये है पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और ये है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पर हम ग्लोब को हल्का सा समझ लिए, आगे ये बहुत डिटेल में मिलेगा। अब हम किस तरह से पृथ्वी को अक्षांशों में बांटते हैं। तो अक्षांशों में बांटने का, पृथ्वी, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव। अब ये जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है उसके ऊपर का जो भाग होगा वो उत्तरी अक्षांश होगा, और उसके नीचे का जो भाग होगा वो दक्षिणी अक्षांश होगा। अब देखिए, अब आया कि ये जो कर्क रेखा से मकर रेखा वाला क्षेत्र है, इतना क्षेत्र, यानी कि कर्क रेखा से मकर रेखा, ये उष्णकटिबंध होता है, यानी कि गर्मी वाला क्षेत्र है। यहाँ पे लिखा गया है सूर्य वर्ष में एक बार सिर के ऊपर होता है, यानी एक बार सूर्य की किरणें वर्ष में इन जगहों पर एकदम सीधी पड़ती हैं। तो ये जगह उष्णकटिबंध है, यानी गर्मी वाला क्षेत्र है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 23.5 से 66.5 वाला एरिया है, यानी कि ये जो 23.5 के ऊपर और 66.5 से नीचे वाला एरिया, ये चाहे ऊपर हो और या फिर ये नीचे हो, यानी कि 23.5 से 66.5 डिग्री वाला एरिया जो है ये शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध मतलब शीत और उष्ण का मिश्रण है, शीतोष्ण कटिबंध। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उत्तरी ध्रुव है 66.5 के बाद, और 66.5 के बाद नीचे जो दक्षिणी ध्रुव है ये क्या है, ये है शीत कटिबंध। यानी कि उत्तरी ध्रुव तथा वृत्त के बीच, दक्षिणी ध्रुव तथा वृत्त के बीच जो क्षेत्र आता है वो शीत कटिबंध आता है। यानी पृथ्वी पूरी पृथ्वी को हम 3 भागों में बांट दिए। पहला कौन सा था, ये वाला क्षेत्र था उष्ण कटिबंध, और ये वाला था शीतोष्ण कटिबंध, और ये था शीत कटिबंध। अगला फैक्ट है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती,
और देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि अक्षांश देशांतर बहुत डिटेल में अगली क्लास में है, तो अक्षांश देशांतर यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि अब अक्षांश रेखाएं कुछ ऐसी हैं कि पृथ्वी पर काल्पनिक जो पड़ी हुई रेखाएं खींची गई हैं वो खींची गई हैं अक्षांश रेखाएं, और जो ऐसे खड़ी लाइंस खींची गई हैं वो हैं देशांतर रेखाएं। तो इतना ही अभी जान लेते हैं, आगे और डिटेल में हमको मिलेगा। अब हम यहीं पे देख सकते हैं कि ये जो पड़ी लाइंस हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो आपस में बराबर नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो अक्षांश है ये देखिए छोटा है, यहाँ पर अक्षांश बड़ा है। लेकिन जो देशांतर रेखा खींची जाती है वो कहीं भी खींची जाती है वो एक बराबर होती है। तो अक्षांश रेखाएं बराबर नहीं होती जबकि देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं। अब ग्रीनविच में ब्रिटिश राज की वेधशाला है, उसी को हम 0 डिग्री देशांतर मान के अक्षांश रेखाएं खींचते हैं। यानी कि अगर ये पृथ्वी है और यहाँ कहीं ग्रीनविच है, तो ये अगर एक सेकेंड, अगर यहाँ कहीं ग्रीनविच है तो यहाँ जो ब्रिटिश राज की वेधशाला है उसी को हम 0 डिग्री मानकर एक रेखा खींचे देशांतर रेखा, जिसको मान लिए कि ये 0 डिग्री है। अब इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में 180 रेखाएं खींची गई, यानी 180 पूर्व और 180 पश्चिम। तो ये रेखाएं जो खींची गई यही है देशांतर रेखाएं। और ये जो 0 डिग्री रेखा खींची गई थी ग्रीनविच को मान के, वो 0 डिग्री पूरे विश्व का मानक समय कहलाता है। यानी कि जो 0 डिग्री रेखा है वो पूरे विश्व का मानक समय रेखा है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो 180 डिग्री पूर्व वाली लाइन है और 180 डिग्री पश्चिम वाली लाइन, वो दोनों लाइन एक दूसरे पर कोलैब करती हैं, यानी ये दोनों एक ही लाइन है। तो एक 0 डिग्री और एक 180 डिग्री, और दोनों मिला के और सारी देशांतर मिला के पूरी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360 रेखाएं। अब भारत का जो मानक समय है, जिस तरह से ग्रीनविच में ये 0 डिग्री को लिया गया था, उसी तरह भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर है। 82.5 डिग्री क्यों, ये आगे क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात है कि 82.5 डिग्री इस वजह से भी कि क्योंकि यह भारत के पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु का मध्य बिंदु है। पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु का जो मध्य बिंदु है यही एक औसत मान लिया गया है। इस वजह से भारत का जो मानक समय है वह है 82.5 डिग्री देशांतर। और भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। यानी कि ग्रीनविच का जो मानक समय है उससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। अब आगे हम देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ, यानी पृथ्वी गतियाँ किस किस तरह से करती है। तो पृथ्वी मुख्य रूप से क्या, पृथ्वी 2 ही तरह से गति करती है। एक गति है घूर्णन गति, जो कि अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि जिस तरह से लट्टू घूमता है उस तरह से जो पृथ्वी गति करती है वो घूर्णन गति होती है। और एक परिक्रमण गति होती है, यानी कि परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो पृथ्वी 2 तरह से गति करती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। अब पृथ्वी का जो अक्ष है वह उसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। यानी कि अगर हम कहें कि पृथ्वी जो अपने कक्षीय समतल के लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि पृथ्वी की जो आकृति है वो इस तरह से ना होकर कुछ इस तरह से तिरछी आकृति है, और ये जो एंगल बनता है ये है 23.5 डिग्री एंगल का। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री। लेकिन जब पूछ ले कि कक्षीय समतल से कितनी झुकी है, तो 90 में से 23.5 घटा देंगे तो 66.5 डिग्री अपने कक्षीय समतल से पृथ्वी झुकी हुई है। अब दूसरी बात यह है कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने रहता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं रहता यानी कि दिन वाले भाग के पीछे होता है वहाँ रात होती है। तो जो काल्पनिक रेखाएं दिन और रात वाले क्षेत्र को अलग करती है वो कहलाते हैं प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त वह रेखा होती है जो दिन और रात वाले भाग को अलग करती है। अब जो आर्यभट्ट थे, जो खगोल शास्त्री थे, इन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है
और फिर कहा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये दोनों बातें सबसे पहले किसने कही थी? आर्यभट्ट ने कही थी। अब पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है सूर्य का, वो लगाती है 365 दिन और 6 घंटे में। तो 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है, तो एक वर्ष में 365 दिन माने जाते हैं। लेकिन ये जो 6 घंटे हैं, तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब 4 साल पूरा होता है तो ये 6 घंटे जुड़ के 24 घंटे यानी एक दिन और बढ़ जाता है। तो जो हर चौथे साल क्या होता है, 365 दिन में प्लस एक दिन और हो जाता है, तो ये 366 दिन हो जाता है। इसी को कहते हैं लीप वर्ष, लीप ईयर। और इसमें क्या करते हैं कि फरवरी में जो 28 दिन होते हैं उसी को हम कह देते हैं फरवरी में 29 दिन है। यानी कि उस दिन, उस वर्ष फरवरी में 29 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। वो एक दिन इसलिए बढ़ता है कि पृथ्वी ये जो 6 घंटे एक्स्ट्रा ले रही है, ये 4 साल में 6 घंटे मिला के पूरा एक दिन कंप्लीट हो जाता है। अगला चैप्टर था मानचित्र। और मानचित्र में हम देखते हैं कि मानचित्र कितने तरह का होता है। तो मानचित्र मुख्यतः 3 तरह से होता है। पहला होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक और तीसरा थीमेटिक। अच्छा, भौतिक मानचित्र में हम किन चीज़ों को दर्शाते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, यानी कि जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं या फिर प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं या फिर जितनी भी प्राकृतिक संपदा है, उनको हम भौतिक मानचित्र में दर्शाते हैं। यानी कि पृथ्वी की भौतिक स्थिति जो होगी पृथ्वी का या फिर किसी क्षेत्र की, वो भौतिक मानचित्र में दर्शाएंगे। राजनीतिक मानचित्र यानी कि जो राज्य, नगर, देश आदि की सीमाएं हैं उनका अध्ययन, यानी कि जो सीमाएं हमने बनाई हैं, जो प्रकृति ने नहीं बनाई है। तो जैसे राज्य की सीमा है, नगर की सीमा है, देश की सीमा है, ये सारे राजनीतिक मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। अगला है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र यानी कि किसी सड़क, वर्षा, वन, उद्योग, उत्पाद, यानी किसी मतलब इन चीज़ों का जिनको हम एक सिंबल द्वारा भी दर्शा सकते हैं या फिर पर्टिकुलर उस क्षेत्र को हम किसी कलर द्वारा दर्शा सकते हैं, तो ये होता है थीमेटिक मानचित्र। अब मानचित्र को जो मुख्यतः 3 घटक, 3 कंपोनेंट होते हैं, वो कौन से होते हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। अगर मानचित्र है तो उसमें दूरी का कोई न कोई प्रतीक जरूर हो, प्रतीक नहीं, दूरी का कोई न कोई मानक जरूर होगा, दिशा का मानक होगा और हर चीज़ के लिए एक अलग सिंबल होगा, यानी कि एक प्रतीक होगा। अब देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिनको हम विशेष कलर द्वारा ही मानचित्र में दर्शाते हैं, विशेष रंग द्वारा दर्शाते हैं। जैसे अगर कहीं पर्वत की बात हो रही है तो वो हमेशा भूरे रंग में दर्शाया जाएगा। अगर जलाशय या जल के स्रोत के बारे में है तो वो नीले रंग में, अगर पठार है तो वो पीले रंग में, अगर मैदान है तो वो हरे रंग में दर्शाया जाएगा। यानी कि जो मानचित्र के कुछ नियम होते हैं, ये नियम इस क्लास में ऐसे शार्ट में ही बताए गए हैं। आगे के क्लास में 7th या 8th में अच्छे से इसका डिस्कशन होगा। अब बात करते हैं अगले चैप्टर के पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो हम पृथ्वी के तीनों परिमंडल की बात कर लेते हैं। तो तीनों परिमंडल कौन से हैं? भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। यानी पृथ्वी पर मुख्य रूप से यही 3 चीज़ें पाई जाती हैं, या तो वो भूमि है या जल है या वायु है। अब भूमंडल में क्या क्या शामिल होते हैं? महाद्वीप और महासागरीय बेसिन। भूमंडल में महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, और जलमंडल में महासागर, नदियाँ आदि, और वायुमंडल में तो वायुमंडल शामिल ही है। अब जो इसी में जितने जितने फैक्ट ये बुक में दिए गए हैं, ये सारे मैंने लिख दिए हैं इसमें। तो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, और जो प्रशांत महासागर है उसी में मैरियाना गर्त है जो 11,022 मीटर गहरी है। तो सबसे गहरा जो गर्त है वो यही है, मैरियाना गर्त, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अच्छा, अब दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि समुद्र तल जो होता है वो हर जगह समान होता है। समुद्र तल जो होता है हर जगह समान होता है, और इसीलिए अगर हम आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन वगैरह पे समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है, यानी कि वो ऊंचाई हर जगह समान है। तो वहाँ से जब हम कोई चीज़ नापेंगे तो वो मानक एक माप होगी उस जगह की ऊंचाई की। अब महाद्वीप के बारे में बात कर लेते हैं। चूँकि हमने देखा कि भूमंडल में महाद्वीप आएंगे, तो महाद्वीप में पहली बात तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल 7 महाद्वीप हैं, और यूरोप और एशिया को
मिलाकर कहते हैं यूरेशिया। यूरेशिया यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर कहते हैं। एशिया के बारे में जान लेते हैं। पहले हम चित्र देख लेते हैं कि ये महाद्वीप हैं किस तरह से। अब यहाँ पर हम देखें, एक सेकेंड, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो महाद्वीप है वो एशिया है, और इसी में यहाँ पे एक यूराल पर्वत श्रेणी है। यूराल पर्वत श्रेणी से अलग हो गया यूरोप। ये है अफ्रीका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और ये नीचे है ऑस्ट्रेलिया, ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया, और क्या बचा, और ये नीचे बचा अंटार्कटिका। तो ये हो गए सातों महाद्वीप। अब सातों महाद्वीपों के बारे में जितनी जानकारियाँ उस चैप्टर में दी गई थी उतनी जानकारियाँ देख लेते हैं। पहली बात, एशिया के बारे में जान लेने वाला है कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पूरे क्षेत्रफल का 1/3 अकेला ही है, यानी कि पूरे क्षेत्रफल का ये 1/3 है। ये पूर्वी गोलार्ध में है। अब पूर्वी गोलार्ध का मतलब है कि ये पूर्व का क्षेत्र है उसमें है, यानी कि अगर हम पृथ्वी को ऐसे बांट दें तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध है, और ये पश्चिमी गोलार्ध। इतना पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध। तो इस तरह से ये पूर्वी गोलार्ध में एशिया स्थित है। अगली बात है कि एशिया से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और पश्चिम में यूराल पर्वत श्रेणी है। यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वही एशिया व यूरोप को अलग करता है। तो एशिया के बारे में इतनी चीज़ें हमने जान ली। अब यूरोप के बारे में जान लेते हैं कि यूरोप के बारे में मुख्य क्या चीज़ें हैं। तो यूरोप एक छोटा महाद्वीप है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है यूरोप के बारे में कि ये 3 तरफ से जल से घिरा है, जो कि एशिया के पश्चिम में ये महाद्वीप स्थित है। तो यूरोप जो है वो 3 तरफ से जल से घिरा है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा, यानी एशिया के बाद जो सबसे बड़ा है वो अफ्रीका है। और इस 0 डिग्री जो अक्षांश है, जो विषुवत रेखा है या फिर जो भूमध्य रेखा है, वो अफ्रीका के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो ये किससे गुजरती हैं? अफ्रीका से होकर। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इनके बारे में एक चीज़ जान लेने वाली बात है कि पनामा जलसंधि से दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका अलग हुए हैं या फिर जुड़े हुए हैं। जो इस तरह से आकृति बनती है यहाँ पर पनामा जलसंधि है। और उत्तर अमेरिका जो वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि पहले पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका और फिर उत्तर अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और अंटार्कटिका के बारे में ये जान लेना है कि अंटार्कटिका पे सभी देशों के शोध केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो सभी देशों के शोध केंद्र, जिसमें भारत के 2 शोध केंद्र मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। अब बात करते हैं जल मंडल की, यानी कि जो जल का मंडल। तो जल में पृथ्वी जो है उसे नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है। मिला जुला कर यहाँ पर 71% जल है और 29% स्थल, यानी कि 71% जल है और 29% स्थल है। अब इस जल का जो 97% भाग जल है वो महासागरों में है और वो खारा है, यानी कि जो पीने योग्य पानी वो बहुत कम है। सारा जल तो महासागरों में है 97%, और उससे जो बचता है वो ग्लेशियर के रूप में है, कुछ नदियों में है। अब भूमिगत जल जो है वो बहुत कम ही है। महासागरीय जल जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। महासागर में जो जल होता है वो गतिशील होता है। अब ये गतियाँ किस तरह से होती हैं? तरंग होता है, ज्वार भाटा होता है, महासागरीय धाराएं होती है। तरंग क्या है कि यानी एक जगह से ऐसे चलते चलते ऐसे आकृति बनते हुए, जैसे अगर हम किसी पानी में पत्थर फेंक दें तो हम देखते हैं कि ऐसी ऐसी आकृतियाँ बनती किनारों तक जाती हैं, तो वो तरंग होती है। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण बल के कारण जो जल में गति होती है वो ज्वार भाटा। और महासागरीय धाराएं होती हैं जो हर महासागर में चलती रहती हैं, महासागरीय धाराएं। अब बात कर लेते हैं महासागर की। तो महासागर हमारे पास 5 महासागर है मुख्यतः: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है, यानी कि जिस तरह से एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसी तरह से प्रशांत महासागर
ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। अगली बात कर लेते हैं कि जो प्रशांत महासागर वो पृथ्वी का 1/3 है और ये वृत्ताकार, इसकी आकृति वृत्ताकार है, यानी कि जो आकृति बनती है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया, तो कुछ यहाँ ऐसी आकृति बनती है, ऐसी आकृति। अगर हम इसको ग्लोब पर देखेंगे तो ये गोलाकार आकृति है, यानी इनको मिलाकर एक गोलाकार आकृति बनती है। अभी हम मैप पे भी देख लेंगे। तो जो प्रशांत महासागर की आकृति है वो लगभग वृत्ताकार है। अटलांटिक महासागर की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर का जो आकार है वो अंग्रेजी के एस अक्षर जैसा है और इसकी तट रेखा दंतुरित है। यहाँ मैप में देख लेते हैं कि देखिए जो प्रशांत महासागर है इसका जो ये तट है इस तरह से है और इधर ऐसे, तो ये दोनों अगर हम ग्लोब पे देखें या पृथ्वी को 3D डायग्राम पे देखेंगे तो ये प्रशांत महासागर की जो आकृति होगी वो गोलाकार होगी, वृत्ताकार। अटलांटिक महासागर ये महासागर है, ये टोटल महासागर है। अगर हम इनको देखेंगे तो ये कि अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह इसका आकार बनता है। तो अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह दिखाई देता है और इसकी तट रेखा जो है दंतुरित है, यानी कि जो तट रेखा यानी जो किनारे किनारे की लाइन है, तो ये तट रेखा दंतुरित का मतलब ऐसे कुछ इस तरह से आकृति है। दंतुर मतलब ऐसे कहीं निकला हुआ कहीं दबा हुआ। जो दंतुरित आकृति है ये यहाँ पर लिखा है पोताश्रय एवं पत्तन के लिए आदर्श, यानी कि जो जहाज़ों के ठहरने के लिए आदर्श स्थान होता है, इसलिए यहाँ पर जहाज़ों का आवागमन अधिक होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जहाज़ों के माध्यम से आयात निर्यात अधिक होता है। कहाँ? अटलांटिक महासागर से होकर। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है वायुमंडल। तो वायुमंडल के बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी से 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है, यानी कि पृथ्वी से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। उसके ऊपर वायु नहीं है, यानी कि उसके ऊपर वैक्यूम है। तो वायुमंडल जो है वो विभिन्न परतों में है, यानी कि कुछ इस तरह से ऐसे परतों में वायुमंडल है। तो इन परतों के बारे में जान लेते हैं कि विभिन्न परतें किस तरह की हैं। तो पहला जो परत है वह है क्षोभ मंडल, यानी जो सबसे नीचे की परत है जो हमारे आसपास है। क्षोभ मंडल यानी कि इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 8 से 18 का मतलब है यहाँ मिनिमम ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर है और मैक्सिमम ऊंचाई 18 किलोमीटर। मिनिमम ऊंचाई है ये 8 किलोमीटर और मैक्सिमम ऊंचाई 18 किलोमीटर। और मौसम संबंधित जितनी घटनाएं होती हैं वो इसी में बनती हैं। इसको अधोमंडल और संवहन मंडल भी कहते हैं। किसको? क्षोभ मंडल को क्या कहते हैं? अधोमंडल और संवहन मंडल। और ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती है इसी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर में होती है। अगली बात है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, यानी कि मौसम की स्थिति जहाँ तक रहती है उसके ऊपर वाला जो एरिया है उसमें वायुयान उड़ते हैं। इसकी ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर, यानी कि अगर न्यूनतम ऊंचाई की बात करें 18 किलोमीटर और मैक्सिमम 32 किलोमीटर तक ये मिलती है। मूला मेघ और यानी कि पेर्ल क्लाउड समताप मंडल में ही बनते हैं। मध्य मंडल का मतलब है मध्य मंडल जो है इसी में ओजोन पाया जाता है, ओजोन परत। अब ओजोन परत के बारे में हम जान लेते हैं कि ओजोन परत को नुकसान क्या चीज़ें पहुंचाती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अल्ट्रावायलेट रेज को ये ओजोन परत जो सूर्य का प्रकाश है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज को निकाल देता है, यानी छान देता है। अब इसमें CFC में क्या होता है? सक्रिय क्लोरीन होता है, सक्रिय क्लोरीन होता है। दूसरी बात यह है कि ओजोन परत जो नापने की इकाई है वो डॉप्सन है। ओजोन परत 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। अगला जो लेयर है वह है आयन मंडल, यानी आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर जो है वो 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। रेडियो संचार और रडार और टेलीफोन ये चीज़ें इस आयनोमंडल में पाई जाती है। रेडियो संचार तरंगे, रडार और टेलीफोन, यानी इस चीज़ से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी ये आयन मंडल में पाई जाती हैं। और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर सबसे लास्ट वाला मंडल जो है 640 किलोमीटर से ऊपर वाला जो क्षेत्र है
इसमें हाइड्रोजन और हीलियम ये गैसें चूँकि हल्की होती हैं इसलिए सबसे ऊपर होती है, जो भारी गैसें होती हैं नीचे होती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर देख लेते हैं किसमें क्या घटनाएं होती हैं। देखिए क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, समताप मंडल में वायुयान, मध्य मंडल में ओजोन परत, आयन मंडल में रेडियो तरंगे और बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस। अब हमने वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम देखेंगे कि स्थल रूप क्या होता है। स्थल रूप यानी पृथ्वी पर बनी कोई संरचना। तो ये दो तरह से बनता है। स्थल रूप दो तरह से निर्मित होता है। पहला पृथ्वी के आंतरिक गति के कारण और बाह्य प्रक्रिया बनने एवं टूटने के कारण। यानी कि एक तो होगा कि जो पृथ्वी में कोई आंतरिक गति होगी उसके कारण, और एक बाह्य प्रक्रिया बनने एवं टूटने की। यानी पृथ्वी पर जितनी भी स्थल रूप यानी जितनी तरह की चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं, वो बाद में बनी, वो या तो पृथ्वी की आंतरिक गति के कारण बनी है या बाह्य प्रक्रिया बनने और टूटने द्वारा। तो इसमें से कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि कैसे जो जो बुक में दिए होते हैं। पहला देखते हैं कि पर्वत क्या है। तो पर्वत पृथ्वी के सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। यानी पर्वत जो है पृथ्वी के सतह की प्राकृतिक ऊंचाई पर्वत कहलाती है। पर्वत पर जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं उन्हें ही हम हिमानी कहते हैं, यानी कि ग्लेशियर कहते हैं। पर्वत पर बर्फ़ की नदियों को हिमानी कहते हैं। पर्वत का रेखाक्रम जो होता है श्रृंखला कहलाता है। यानी जो पर्वत ऐसे लाइन लाइन से होंगे तो पर्वत की श्रृंखला होती है। अब पर्वत के प्रकार, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोत्थ पर्वत और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो ये तीनों पर्वत के प्रकार थे। अब अगला टॉपिक हमारा पठार। पठार उठी हुई सपाट भूमि, यानी कि जो पर्वत था वो कुछ इस तरह से था, लेकिन पठार जब कोई भूमि समतल ही थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, उठी हुई सपाट भूमि, तो उसे पठार कहते हैं। और पठार की ये खासियत होती है कि पठार में खनिजों की अधिकता होती है। यानी जो मिनरल्स होते हैं पठार में ज़्यादा पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ ज़्यादा पाए जाते हैं। और मैदान, मैदान उपजाऊ होता है। पहली बात तो मैदान समतल होता है, उपजाऊ होता है, परिवहन के लिए और रहने के लिए आदर्श स्थान होता है मैदान। चूँकि परिवहन और रहने के लिए पहाड़ तो आदर्श स्थान रहेंगे नहीं, पठार भी आदर्श स्थान नहीं रहेंगे, तो जो रहने, परिवहन आदि के लिए, खेती आदि के लिए जो उपयुक्त होता है वो मैदान ही होता है। अगला जो चैप्टर था वो था हमारा देश भारत। यानी हम जानेंगे कि हमारा देश भारत। तो इसमें हम अपने देश की स्थिति जान लेते हैं कि हमारे देश की स्थिति कैसी है। तो हमारे देश के उत्तर में हिमालय, उत्तर दिशा में हिमालय, और फिर पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। जो हमारे भारत देश का क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, वो 32.8, माफ़ करिएगा यहाँ पे लाख है, 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर पूरे भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। और पहले बताया था कि भारत का मानक या म्योत्तर जो मानक समय रेखा है वह है 82.5 डिग्री देशांतर। तो यहाँ पर हमने भारत की स्थिति देख ली कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में क्या है। अब हम देख लेते हैं भारत की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है। तो जो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की जो भारत की लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3200 किलोमीटर। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में देने वाली चीज़ है। दूसरी बात कि पृथ्वी का जो विस्तार है, जो अक्षांशीय विस्तार है और जो देशांतरी विस्तार है, तो ये जो है अक्षांशीय विस्तार यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देशांतर विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6 तक और देशांतरी विस्तार 68.7 से 97.25 तक भारत का विस्तार है। ये भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश 7 पड़ोसी देश हैं: पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। अब अगर देखना हो तो आप पाकिस्तान यहाँ पे होगा, अफ़गानिस्तान, फिर चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार,
हो गए सारे। तो यहाँ पे ये भारत के कौन से हैं, पड़ोसी देश हैं। अब हम देख लेते हैं कि भारत का भौतिक विभाजन कैसे करते हैं, कि भारत को मतलब कुछ भागों में अगर बांटना हो भौतिक रूप से तो कैसे हम बांटेंगे। तो यहाँ पर भारत का भौतिक विभाजन कैसे करते हैं, वृहत हिमालय या हिमाद्री को उत्तर दिशा में मान लेते हैं कि पहले सबसे ऊपर भारत में क्या है, बृहत हिमालय या हिमाद्री है, जो ऊंचे शिखर हैं वो सबसे पहले हैं। फिर उसके बाद मध्य में हिमालय या हिमांचल लोकप्रिय पहाड़ियाँ हैं, मतलब ये जो ऊंचे शिखरों के बाद का बेल्ट है वो लोकप्रिय पहाड़ियों का है। उसके बाद भारत का उत्तरी मैदान है जो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, यानी कि नदियों के मैदान हैं, भारत के उत्तरी मैदान हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार हैं जो त्रिभुजाकार हैं। उसके बाद विंध्य पहाड़ियों की श्रेणी है। यानी भारत का कुल भौगोलिक विभाजन इस आधार पर किया जाता है कि सबसे ऊपर हिमालय के ऊंचे शिखर हैं, फिर मध्य हिमालय, फिर उत्तरी मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार और फिर विंध्य पहाड़ियाँ। ये भारत का भौतिक विभाजन है। उसके बाद इसमें कुछ नदियों के बारे में दिया गया है कि कुछ नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, कुछ नहीं बनाती हैं। डेल्टा कौन सी बनाती है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं और ये डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का आगे डिटेल में डिस्कशन है। नदियाँ जहाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ कुछ इस तरह त्रिभुजाकार आकृति बनती है, वो डेल्टा कहलाती है। यहाँ पर दो नदियाँ ऐसी हैं जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं और ये अरब सागर में बहती हैं, यानी ये उल्टी दिशा में बहती हैं और अरब सागर में जाके गिरती हैं। ये दोनों पहाड़ियाँ डेल्टा, ये दोनों नदियाँ जो हैं वो डेल्टा न बनाने के लिए विख्यात हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अब हम देख लेते हैं सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है मेघालय के मासिन राम में होती है और न्यूनतम वर्षा राजस्थान के जैसलमेर में होती है। भारत में अब ये लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार दो द्वीप समूह हैं, जो दो द्वीप समूह भारत के पास हैं, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है और लक्षद्वीप केरल के तट के पास है और ये अरब सागर में है और ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप यानी ये प्रवाल से बना हुआ एक द्वीप है। भारत में मुख्यतः 4 मौसम, सर्दी, गर्मी, वर्षा, शरद, यानी कि भारत में मुख्यतः 4 मौसम होते हैं। जलवायु, मौसम के औसत दशा को जलवायु कहते हैं, यानी मौसम जो है वो प्रतिदिन की दशा है, यानी कि मौसम थोड़ी थोड़ी देर में बदल सकता है, लेकिन जो उसका औसत दशा है वह क्या कहलाएगी, वह जलवायु कहलाएगी। भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी जलवायु है। अधिकतर वर्षा जो होती है वो मानसूनी पवन द्वारा भारत में होती है। जलवायु की निर्भरता जो होती है, जलवायु किस पर निर्भर करता है, स्थान की ऊंचाई पर निर्भर करता है, स्थिति पर निर्भर करता है, समुद्र से दूरी, उच्चावच पर निर्भर करता है, यानी इतनी चीज़ों पर किसी भी स्थान का जलवायु निर्भर करता है। तो यहाँ पर कक्षा 6 भूगोल का सारा चैप्टर हमने पढ़ लिया है और उसमें जितने भी फैक्ट थे वो हमने इस वीडियो में, एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। अब अगली वीडियो होगी भूगोल की कक्षा 7 की वीडियो, तो उस वीडियो का वेट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।